जब मैंने ब्रेक पढ़ाया था, क्लियर? तो वहां पे कनेक्ट होती है, ठीक है। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है एपीफाइसिस, क्योंकि एपिथैलेमस से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। एपीफाइसिस। लेकिन लेकिन जिस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता था, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस से तो कनेक्ट हुई है, लेकिन एपिथैलेमस पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता। पीनियल ग्लैंड इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। इसीलिए पीनियल ग्लैंड का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का डायरेक्ट कनेक्शन था। समझ में आया? यस सर। और पीनियल ग्लैंड जो थी, पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल एंडोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी पीनियल ग्लैंड जो है फंक्शनल नहीं है, कुछ पार्ट ही पीनियल ग्लैंड का फंक्शनल होता है, ठीक है। और इसको थर्ड आई भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ पर है? जहाँ पे हमारी थर्ड आई होती है, जैसे यहाँ पर होती है, तो इसी के पास में होती है, इसलिए इसको थर्ड आई कहा जाता है। और पीनियल ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल होता है, वो राउंडेड होती है और रेडिश कलर की होती है, रेड कलर की दिखाई देती है। और पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मेलेटोनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। देखो, पहला एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला फंक्शन मेलेटोनिन का क्या है? ये हमारे स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करती है, यानी कि स्किन के कलर को रेगुलेट करती है। जो गोरा, काला, सांवला, ये जो कलर होता है, यानी कि स्किन पिगमेंटेशन, यानी कि मेलानिन पिगमेंटेशन जो होता है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? मेलेटोनिन हार्मोन का। क्लियर? यस सर। दूसरा फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन 24 आवर्स वर्क रिदम ऑफ द बॉडी, यानी कि 24 घंटे में हमको क्या क्या करना है, इस चीज को रेगुलेट कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन। कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है। और 24 आवर्स वर्क रिदम ऑफ द बॉडी को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने का काम किसका है? मेलेटोनिन हार्मोन का। तो इसीलिए बेटा, जब कोई आदमी पर्सन इंडिया से सपोज अमेरिका चला गया, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है। तो इसीलिए अगर वो यहाँ अगर इंडिया से अमेरिका चला गया और अमेरिका में 1 साल रहा, और 1 साल बाद जब वो वापस इंडिया वापस आता है, तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे दिन रहता है वहां पे रात रहती है, जब वहां रात रहती है यहाँ दिन रहता है, अपोजिट है। तो जब वो वहां से आता है वापस, तो जब यहाँ पे रात होती है तब वो जागता है, और जब यहाँ पे दिन होता है तब उसे नींद आती है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग हो चुकी है? अमेरिका के अकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट होने में फिर क्या लगता है? टाइम लगता है। तो ये जो डिस्टरबेंस हो रही है, ये किसकी वजह से हुई? मेलेटोनिन हार्मोन के डिस्टर्ब होने की वजह से, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्लियर है? यस सर। तीसरा फंक्शन क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करता है। हमें कब सोना है, कब जागना है, इस चीज को रेगुलेट करने का काम किसका है? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है। और मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है अलोंग विद हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और मेलेटोनिन हार्मोन भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्लियर है? यस सर। और क्या करता है मेलेटोनिन हार्मोन? बेटा, मेलेटोनिन हार्मोन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। और मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ही मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन थे, जो मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से बताए थे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में 2 हार्मोन थे, एक एफएसएच और एक एलएच, यानी कि एफएसएच और एलएच को रेगुलेट करता है। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है मेलेटोनिन हार्मोन के हैं। तो मेलेटोनिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है मिडनाइट में मैक्सिमम होता है, और अर्ली मॉर्निंग क्या रहता है? मिनिमम रहता है। इस बात से ये प्रूफ होता है कि अर्ली मॉर्निंग में क्या है प्रेजेंट? लाइट, और लाइट की प्रेजेंस से मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नई बात समझ में आई? यस सर। तो मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन मैक्सिमम कब है? मिडनाइट। और मिनिमम कब है? अर्ली मॉर्निंग। इट मींस लाइट की प्रेजेंस में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। जब मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर एफएसएच और एलएच भी क्या होगा, कम सेक्रेट होगा। और एफएसएच एलएच कम सेक्रेट होगा तो प्यूबर्टी क्या होगी, देर से डेवलप होगी, देर से आएगी प्यूबर्टी, यानी कि क्या हो जाएगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, डिले प्यूबर्टी हो जाएगी। नई बात समझ में आई? यस सर। समझ रहे हो? यस पॉइंट सर। समझे? यस सर। लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, जो बचपन से अंधे रहते हैं, उनकी लाइफ, उनकी आंखों में कभी भी लाइट एंटर नहीं करती, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी नहीं होती। और चूंकि लाइट नहीं एंटर करती तो उनकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज नहीं करता, इनहिबिट नहीं करता, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, अच्छी अमाउंट में रिलीज होता है। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जल्दी ज्यादा रिलीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्यूबर्टी क्या होगी, जल्दी आ जाएगी, यानी कि उन्हीं, इसलिए ब्लाइंड पर्सन के अंदर जो प्यूबर्टी होती है वो अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। नहीं बस समझ में? यस सर। सारे पॉइंट्स क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए देखिए ये सारे पॉइंट मैं लिखे हुए दिखा रहा हूँ। देखो लिखा है पीनियल ग्लैंड इज रिगार्डेड एज वेस्टीज, वेस्टीज मतलब वेस्टिजियल, और थर्ड आई एज वेल एज फंक्शन। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं की थी, एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो गई होगी, ठीक है। हाँ लिखा है द पीनियल ग्लैंड इज रिगार्डेड एज वेस्टीज, वेस्टीज का मतलब होता है वेस्टिजियल, और थर्ड आई एज वेल एज फंक्शनल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद सीएनएस, सीएनएस के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, मैंने बताया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीफाइसिस, इसको एपीफाइसिस कहते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, इट हैज ए स्टॉक सो कॉल्ड पीनियल स्टॉक। इट इज स्मॉल राउंडेड रेडिश स्ट्रक्चर। पीनियल ग्लैंड सेक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड, कौन सा हार्मोन होता है, जल्दी बोलो। मेलेटोनिन हार्मोन। वेरी गुड। चलिए फंक्शंस की बात करते हैं। पहला फंक्शन था, मैंने कहा था बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। देखो लिखा है इट रेगुलेट 24 आवर्स वर्क रिदम ऑफ द बॉडी कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लियर। सेकंड फंक्शन है इट रेगुलेट स्लीप अवेक साइकिल, हमें कब सोना है कब जागना है उसको रेगुलेट करता है। अगला, इट ऑल्सो रेगुलेट पिगमेंटेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वर्किंग ऑफ गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं, मेल के अंदर गोनेट्स क्या है, मेल गोनेट्स का नाम क्या है टेस्टीज, और फीमेल गोनेट्स का नाम क्या है ओवरीज। ठीक है, और टेस्टीज के अंदर बनते हैं स्पर्म और ओवरीज के बनते हैं ओवम। तो स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन में भी मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्लियर। मेलेटोनिन हार्मोन कंसंट्रेशन मैक्सिमम एट मिडनाइट एंड मिनिमम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, बताया था कि मैक्सिमम मिडनाइट में होते हैं और अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम होता है। इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेलेटोनिन हार्मोन जब कम होगा तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कम रिलीज होगा, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कम रिलीज होगा इसका मतलब एफएसएच एलएच कम रिलीज हो रहा है, तो प्यूबर्टी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, अर्ली हो जाएगी, डिले। तो देखो लिखा है so light reduce melatonin formation, melatonin hormone delay puberty in human by opposing the action of LH and FSH and hence affecting menstrual cycle and working of gonads, so delay puberty. Clear? Blind persons में क्या हो जाता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी हो जाती है सर, प्यूबर्टी जल्दी हो जाती है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस नहीं है तो मेलेटोनिन का इनहिबिशन नहीं होगा, और मेलेटोनिन का इनहिबिशन नहीं होगा तो मेलेटोनिन अच्छी अमाउंट पे रिलीज होगा, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन अच्छी अमाउंट पे रिलीज होगा और प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी। तो वही लिखा है इन ब्लाइंड पर्सन अर्ली प्यूबर्टी अकर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट नहीं होती। सो नो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ मेलेटोनिन ऑन फंक्शनिंग ऑफ गोनेड्स। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए पीनियल ग्लैंड के बाद अब बात करते हैं हम, अगली ग्लैंड का नाम है, छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। मेरी बात को समझना, थाइमस ग्लैंड की जो ओरिजिन होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है? एंडोडर्मल। और थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है? देखो बेटा, जो हार्ट होता है, देखो ये हमारी वेंट्रल साइड है, पीछे की साइड हमारी डोर्सल होती है। तो अगर हमारे यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है तो हार्ट की इधर की साइड कौन सी होगी? वेंट्रल, और पीछे की साइड क्या होगी? डोर्सल। तो हार्ट के डोर्सल साइड में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, नियर एओर्टा, एओर्टा के पास में। क्लियर। और बेटा जो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जो है यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम करता है। किसका काम करता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन।
अब मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो दो तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का स्टोरेज होता है। यस सर। बताया था। Yes. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या है? बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल क्या है जहां पे स्टोरेज होता है? जैसे टॉन्सिल, जैसे पियर पैचेस, जैसे Yes. जैसे लिम्फ नोड्स। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। यस सर। तो बेटा यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड है वो किसका काम कर रही है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का? प्राइमरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन Prime. का। क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम कर रही है, क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का थाइमस ग्लैंड इसलिए काम कर रही है क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन उनका जो मैच्योरेशन है टी लिम्फोसाइट्स का, देखो जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? Bone marrow. बोन मैरो। बोन मैरो में। लेकिन मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन ये तीनों चीजें कहां पर हो रही है? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड। ठीक है। तो फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है और मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन किसके अंदर हो रहा है? थाइमस ग्लैंड के अंदर हो रहा है। इसीलिए थाइमस ग्लैंड को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। क्लियर? यस सर। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये प्रोलिफरेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, मैच्योरेशन क्या है? देखो बेटा, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नंबर का इंक्रीज होना। तो थाइमस ग्लैंड का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? सॉरी, टी लिम्फोसाइट्स का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है कहां हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। तो नंबर का बढ़ना प्रोलिफरेशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। चार तरीके की टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। एक होती है हेल्पर टी सेल, एक होती है किलर टी सेल, एक होती है सप्रेसर टी सेल और एक होती है मेमोरी टी सेल। तो ये चार तरीके की टी सेल्स में डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये भी कहां हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और मैच्योरेशन भी कहां हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड में तीन चीजें हो रही हैं टी लिम्फोसाइट्स की। एक तो हो रहा है मैच्योरेशन, एक हो रहा है प्रोलिफरेशन और एक हो रहा है डिफरेंशिएशन। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब क्वेश्चन उठता है थाइमस ग्लैंड में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। क्या नाम है? थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन की वजह से ही टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन हो रहा है थाइमस ग्लैंड के अंदर। यस सर। क्लियर? यस सर। इसीलिए थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है। अब देखो, इस टी लिम्फोसाइट्स चूंकि मैच्योर यहाँ पे होंगी और डिफरेंशिएट भी यहाँ पर होंगी, तो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से ही बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? एक्टिवेट होती हैं, और फिर बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं और किसके ऊपर अटैक करती हैं? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं। इसका मतलब बी लिम्फोसाइट्स को जगाने का काम या एक्टिवेट करने का काम किसका है? टी लिम्फोसाइट्स का। टी T लिम्फोसाइट्स। lymphocytes. इसका मतलब यह है कि अगर टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होंगी तो बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होंगी, और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होंगी तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, और एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं होगा और इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। इसका मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में सबसे मेन रोल किसका है? थाइमोसिन हार्मोन का, विच इज रिलीज फ्रॉम थाइमस ग्लैंड। नहीं बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Right. लेकिन थाइमस ग्लैंड क्या होती है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होती है? रिड्यूस होती चली जाती है साइज में, जिसकी वजह से थाइमोसिन हार्मोन भी कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स की जो मैच्योरिटी है वो भी कम होती चली जाएगी और नंबर भी कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से यही वजह है कि ओल्डर एज की पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है और यंगर पर्सन की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। नहीं बात में? यस सर। ठीक है। और चूंकि थाइमस ग्लैंड एज के साथ डिक्रीज होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी एजिंग ग्लैंड। नहीं बात समझ में आई? एंटी एजिंग ग्लैंड। हाँ, एंटी एजिंग ग्लैंड। एंटी एजिंग क्यों कहा? क्योंकि एज के साथ घट रही है। एज बढ़ रही है, ये घट रही है, तो एंटी एजिंग हो गई ना। यस सर। यस ठीक है। और चूंकि थाइमस ग्लैंड की वजह से ही टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो रही हैं, डिफरेंशिएट हो रही हैं, प्रोलिफरेट हो रही हैं,
और टी लिम्फोसाइट्स ही बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं ताकि एंटीबॉडीज बने। इसका मतलब मेन रोल किसका है? टी लिम्फोसाइट सेल्स का। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड बना रही है, इसीलिए थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अब बेटा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो टू टाइप का होता है। एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं एएमआई, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, Yes, और sir. दूसरा होता है सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करती हैं, और सीएमआई यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन पार्टिसिपेट करती हैं? टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो बताओ थाइमस ग्लैंड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सीएमआई के लिए, एएमआई के लिए? CMI. सीएमआई के लिए। CMI. और सीएमआई की वजह से एएमआई जो है एक्टिवेट होती है। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आ गई sir. ना? ठीक है, बस इतना ही सब आपको पढ़ना है। देखो लिखा है, सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। देखो थाइमस ग्लैंड में लिखा है इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द हार्ट एंड एओर्टा, it acts as a primary lymphoid organ because it restores lymphocyte cells for maturation, so involved in CMI. It secretes a peptide hormone called thymosin which help in differentiation of T cells and proliferation, promote production of antibodies from B lymphocyte to provide humoral immunity. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. It also help in accelerating cell division, developing resistance to infection, attainment of sexual maturity as decreased production of thymosin, which eventually decrease immunity. Therefore, older people have weaker immune response than younger person. बताया था अभी कि ओल्डर Yes. पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीकर होता है ना। अगला है थाइमस ग्लैंड डिजनरेट विद एजिंग, सो कॉल्ड एंटी एजिंग ग्लैंड। क्या होती है बेटा? Anti-aging. Anti-aging gland. एंटी एजिंग ग्लैंड। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं, ये कुछ नहीं पूछे जाते, फालतू वो लिखवा दिए थे बच्चों को मैंने। अगला है थाइमोसिन रिलीज in bloodstream has a stimulatory effect on entire immune system because it promote proliferation and maturation of T lymphocyte cells, so called throne of immunity. क्या कहते हैं इसको? Throne of immunity. Throne of immunity. Immunity. बताओ पॉइंट्स क्लियर हुआ आपको नहीं अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ 1 मिनट बस बच्चों। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को थाइमस ग्लैंड अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. अगले ग्लैंड का नाम है गोनेट्स। ठीक है, तो बताओ मेल के अंदर गोनेट्स कौन से होते हैं? मेल गोनेट्स कौन से होते हैं? टेस्टिस। और फीमेल गोनेट्स क्या होते हैं? ओवरीज। तो पहले हम टेस्टिस पढ़ेंगे, टेस्टिस के बाद ओवरीज पढ़ेंगे। तो बेटे जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस में 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं। पहली सेल्स का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। सेकंड सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और थर्ड सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और थर्ड सेल्स का नाम क्या है? सर्टोली सेल्स। Sertoli ठीक है, cell. हाँ इनके बारे में डिटेल हम आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं टेस्टिस के अंदर, ये सेक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और आप लोग जानते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मेल कैरेक्टर्स की वजह से के लिए, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल जिसको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, इट सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। मेल कैरेक्टर्स जैसे बियर्ड, मुस्टैच, ठीक है, लो पिच वॉइस, स्ट्रॉन्गर मसल्स, बॉडी हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, ये सब किसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं? कौन से हार्मोन की वजह से डेवलप हो रहे हैं? Testosterone. Testosterone. और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सी सेल सेक्रेट करती हैं? Interstitial cells. Interstitial और leading cell. लेडिक सेल्स। क्लियर? चलिए सेकंड सेल्स का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियल सेल। बेटा ये टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं?
Sperm. स्पर्म बनाती हैं, Sperm. ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए? एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एफएसएच हार्मोन एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर होता है। और एफएसएच यहाँ पर आता है और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, जिस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि एफएसएच की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. Yes, इसको sir. लिखा है इट फॉर्म्स स्पर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब इफेक्ट, प्रभाव, ऑफ एफएसएच हार्मोन which which is secrete from anterior part of pituitary gland called spermatogenesis। क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस को? चलिए, Spermatogenesis. हाँ। थर्ड सेल्स का नाम है बेटा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं, ये डेवलपिंग स्पर्म्स हैं। चूंकि ये डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप करते हुए इनको किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियल सेल को, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है? सर्टोली सेल्स। इसीलिए इनको कहा जाता है नर्स सेल्स। क्या कहते हैं? Nerve cells. नर्स सेल्स। Nerve cell. क्लियर? और स्पर्म्स का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं स्पर्म्स को? Spermatozoa. Spermatozoa. हाँ, तो पहला फंक्शन क्या हो गया बेटा इसका, सर्टोली सेल्स का? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियल सेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, सो कॉल्ड नर्स सेल्स। क्या कहते हैं इसको? Nerve cells. नर्स सेल्स। ठीक है, हाँ। सेकंड फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल्स बेटा एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है इनिबिन हार्मोन। क्या नाम है? Inhibin hormone. इमिन हार्मोन। Inhibin hormone. अब एक बात बताओ, अगर ये एफएसएच हार्मोन लगातार रिलीज होता रहा तो स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म्स लगातार बनते रहेंगे, ठीक है, जिससे उसका Yes, नंबर Yes. बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो एफएसएच के सिक्रीशन को कम कौन करेगा? इनिबिन हार्मोन। सर्टोली सेल्स इनिबिन हार्मोन रिलीज करेंगी और वो एफएसएच के सिक्रीशन को कम कर देंगी, जिसकी वजह से स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म्स कम बनेंगे और स्पर्म का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एफएसएच की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ती है और इनहिबिन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस घटती है, जिसकी वजह से कम ज्यादा की वजह से स्पर्म्स का रेगुलेशन होता है। नई बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर? तो इनहिबिट हार्मोन का काम क्या है? Yes. sir. इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, सो सप्रेस स्पर्म फॉर्मेशन। नई बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए। थर्ड फंक्शन सर्टोली सेल्स का क्या होता है बेटा? थर्ड फंक्शन है इट मेक्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या बनाती है बेटा? ये ब्लड के बीच में और Blood टेस्टिस, हाँ testis barrier. हाँ, यस, ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर बना देती है, यानी कि एक वॉल बना देती है। क्यों वॉल बना देती है? ताकि ब्लड के अंदर जो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो स्क्वीज आउट होकर टेस्टिस में ना आ जाए, ताकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो उनको किल कर देंगी। तो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी से बचाने के लिए सर्टोली सेल्स एक बैरियर बना देती है। उस बैरियर को जो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं पार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्पर्म्स किल नहीं हो पाते। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, Yes. sir. चलिए। अगला फंक्शन सर्टोली सेल्स का क्या है? इट रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है। सबसे पहले बात होती है मुलेरियन डक्ट क्या होती है बेटा? मुलेरियन डक्ट मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। मुलेरियन डक्ट की वजह से फीमेल में फैलोपियन ट्यूब बनती है। क्या बनती है? Fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब। लेकिन मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट से फैलोपियन ट्यूब नहीं बनती, क्योंकि मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट करने का काम कौन करता है? एंटी मुलेरियन फैक्टर। और वो कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल्स। नहीं बात समझ में? Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, चलिए। अगला फंक्शन सर्टोली सेल्स का क्या है? इट एनगल्फ डीजनरेटेड पार्ट ऑफ स्पर्म्स। जब बेटा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो कुछ पार्ट डीजनरेट हो जाता है, तो उस डीजनरेटेड पार्ट को एनगल्फ करने का काम, यानी कि खाने का काम किसका है? सर्टोली सेल्स का। क्लियर है? Yes, sir. और Yes. और sir. एक और फंक्शन है सर्टोली सेल्स का, इट रिलीज एबीपी। एबीपी की फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है? सर्टोली सेल्स एबीपी रिलीज करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, तो आप एक बार बताओ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो कंसंट्रेट होगा डाइल्यूट होगा?
कंसंट्रेट। कंसंट्रेट होगा, तो वही लिखा है विच कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मतलब ज्यादा अमाउंट पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होगा। बताओ सारे फंक्शन समझ में आ गए सर्टोली सेल्स के? यस सर। एक एक पॉइंट क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। चलिए अगला जो गोनेट्स है, फीमेल गोनेट्स, का नाम है ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। ओवरी। ओवरी से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है रिलैक्सिन। ठीक है, तो एक एक करके बता देते हैं सबके बारे में। देखो इधर, एक मिनट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल गोनेट्स। फीमेल गोनेट्स का नाम बताओ क्या है? पार्टिसिपेट करेंगे तभी ओवरी। सीखेंगे। ओवरी। ओवरी। हाँ, तो ओवरी से हम 3 हार्मोन पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, सेकंड हार्मोन पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्स। हाँ, और थर्ड हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। ठीक है, देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन, इसको समझने से पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जिसमें ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन। क्या चीज? फैलोपियन ट्यूब भी तो है पूरी। ये है यूट्रस, यहाँ पर ये क्या है? ये है ओवरी। ठीक, ये है सर्विक्स और ये है वेजाइना। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। हाँ, अब क्या होता है, मेरी बात को समझना, बिल्कुल बेसिक चीजों पे बात करूंगा। देखो बेटा, ओवरी के अंदर बनता है ओवम। ओवरी के अंदर क्या बनेगा? ओवम। ओवम। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवम बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की 3 वॉल होती हैं। एक मैं 3 वॉल होती हैं यूट्रस की। एक अंदर की वॉल भी बना रहा हूं मैं, रेड कलर की बना रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, 3 लेयर बना दी मैंने। जो सबसे बाहर की लेयर है उसका नाम है पेरीमेट्रियम। क्या नाम है? पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली लेयर है, ये तो पहली लेयर हो गई। मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो रेड कलर वाली दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। 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 तो होता क्या है बेटा, जैसे अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हो किसी फीमेल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है। कितने टाइम की होती है? 28 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा टोटल 4 फेज होती हैं। ठीक है, पहली फेज जो होती है, दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। पहली फेज का नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लड आता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलता है। ठीक है, ये फर्स्ट से लेके 5th डे तक होती है, 1 से 5 दिन तक चलती है। उसके बाद सेकेंड फेज आती है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है ये 6th डे से स्टार्ट होती है, 13th डे पे कंप्लीट होती है। फिर 3rd डे पे आता है, थर्ड स्टेज जो आती है, दिस इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। कौन सी होती है? ओव्यूलेटरी फेज। हाँ, इसमें ओवुलेशन होता है और ये होती है ऑन 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होती है। और 4th स्टेज जो होती है, दिस इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज।
सिक्रेटरी फेज जो होती है 15th डे से स्टार्ट होकर 28 डे तक रहती है। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. ठीक है। अब होता क्या है बेटा, मेरी बात को समझना बहुत प्यार से। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है? Progesterone. Progesterone. और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बंद होता है तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और साइक्लिक चेंज स्टार्ट हो जाता है, और ये एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होके बाहर आ जाती है। रप्चर होके बाहर आ जाएगी। तो जब बाहर आ जाएगी रप्चर होकर, तो क्या क्या बाहर आएगी? रप्चर एंडोमेट्रियम वॉल बाहर आ जाएगी। और चूंकि एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड वेसल्स होती हैं, तो रप्चर ब्लड वेसल्स होंगी। इसके अंदर क्या होंगी बेटा? रप्चर ब्लड वेसल, Rupture blood vessels. ब्लड वेसल्स होंगी, प्लस इसके अंदर ब्लड होगा, प्लस इसमें म्यूकस होगा, प्लस इसमें डीजनरेटेड ओवम होगा। क्या होगा? डीजनरेटेड ओवम। Degenerated ovum. हाँ, ये सारी चीज जो होती है इन सब चीजों को मिलाकर बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है 1 से 5 दिन तक रिलीज होता रहेगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर साइक्लिक चेंज और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेटा 6 से लेके 13th डे तक जो ये एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर हुई है, इसका फिर से फॉर्मेशन होगा। उस फॉर्मेशन को कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा ये क्या करेगा? प्रोलिफरेशन करेगा, यानी कि फिर से एंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या हो गया? थिकनिंग ऑफ Endometrium. Endometrium. एंडोमेट्रियम वॉल, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग करता है। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद बेटा जो ओवुलेटरी फेज यानी कि 14th डे पे क्या होता है, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन तो हाई रहती है, साथ में एलएच की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। कहाँ चला गया? एलएच की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एलएच सर्ज। क्या नाम देते हैं? एलएच। LH search. और इस एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा? जो ओवम है, एग है, एग के बाहर की तरफ जो फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल लेयर होती हैं, ग्रेफियन फॉलिकल लेयर, और बीच में क्या होता है? ओवम यानी कि एग। ठीक है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल लेयर को ये जो एलएच की हाई कंसंट्रेशन है वो क्या कर देती है? रप्चर कर देती है। क्या कर देती है? Rupture. बोलो। Rupture. हाँ, रप्चर कर देगी ग्रेफियन फॉलिकल Rupture. लेयर को, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे ओवुलेशन। क्या बोलेंगे? Ovulation. Ovulation. ओवुलेशन। ओवुलेशन हो गया 14th डे पे। तो ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? एलएच। LH. क्योंकि एलएच ने क्या किया? ओवम के बाहर की तरफ जो ग्रेफियन फॉलिकल लेयर्स हैं उनको रप्चर कर दिया, और Yes. ओवम को रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब जो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल लेयर्स हैं ये कहाँ रह गई? Ovary में. ओवरी में। Ovary में. ये कहाँ रह गई? ओवरी में। तो ओवरी। ये एलएच क्या करेगा? इन रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल लेयर को कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? Corpus Corpus कॉर्पस luteum. ल्यूटियम। ठीक है। और रेगुलर फॉर्म में रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। ये बहुत लोग, कम लोगों को और कम बच्चे और टीचर भी गलत बताते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम केवल प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ऐसा नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो जब Yes, sir. कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, तो अब जो आपकी सिक्रेटरी फेज है, उस सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन क्या रहेगा? हाई रहेगा। Yes, sir. अरे बोलो। और जब तक प्रोजेस्टेरोन Yes, sir. हार्मोन का सिक्रीशन हाई रहेगा, एंडोमेट्रियम वाल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और वो रेडी रहेगी किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। Yes, sir. नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. हाँ, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? मेंटेनिंग ऑफ थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल।
नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. भाई कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहा है प्रोजेस्टेरोन, इसका मतलब थिकनिंग को मेंटेन रख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. बात को समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब इस बीच में 15 से 28 डेज के बीच में दो कंडीशन आ जाएंगी, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एलएच क्या करेगा, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर देगा और रेगुलर फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता रहेगा, ताकि एंडोमेट्रियम वॉल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ताकि प्लेसेंटा ब्रेक ना हो और प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। नहीं बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। या दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होके बना देता है कॉर्पस एल्बिकेंस, और कॉर्पस एल्बिकेंस बनते ही ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जैसे ही सिक्रीशन बंद होगा एंडोमेट्रियम वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होकर बाहर आ जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नहीं बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अरे क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Clear. हाँ ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोजन का काम क्या हुआ, इसने थिकनिंग करी एंडोमेट्रियम वॉल की, और थिकनिंग को मेंटेन किसने किया, प्रोजेस्टेरोन ने। Progesterone. इसीलिए Yes, sir. जब हम आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो फीमेल को हम एस्ट्रोजन देते हैं शुरुआत में, ताकि वॉल की थिकनिंग अच्छी हो जाए। और जब उसके अंदर हम आईवीएफ कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसके बाद हम प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ताकि वो थिकनिंग मेंटेन रहे 9 मंथ तक, ताकि प्लेसेंटा ब्रेक ना हो। नहीं समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा तो नहीं बता दिया? No, sir. No, sir. मैं एक्चुअली, हाँ तो बेटा इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से ये फायदा रहेगा कि चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी कि क्या बढ़ा क्या घटा, जब पढ़ोगे तो तब चीजें ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक। नीचे कर दूं? एक्चुअली छोटा नहीं हो रहा है और देखो अब आ गया होगा ना? Yes, sir. एक ही पेज पे आ गया सब, तो इससे आपको पता रहेगा कि क्या है कंडीशन। ले लिया सब लोगों ने? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन तो हो गया, इट हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल इन प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप किसकी वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो देखो वही लिखा है, इट डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, इट रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ये तीन फंक्शन हो गए किसके, एस्ट्रोजन के। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ये जो थिकनिंग है एंडोमेट्रियम वॉल की उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ताकि Maintain. प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाए, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। क्लियर? तो लिखो, लिखा है, इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बिकॉज इट इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। यानी कि जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तब तक यूट्रस की वॉल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर नहीं होगी, और एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर नहीं होगी तो प्लेसेंटा क्या रहेगा, बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, इम्प्लांटेशन लगातार रहेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि प्लेसेंटा बनाने में कौन सी वॉल हेल्प करती है, एंडोमेट्रियम वॉल। Endometrium. Yes, sir. क्लियर है? अगला है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेमरी ग्लैंड है यानी कि ब्रेस्ट है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है मेमरी एल्वुलाई। तो मेमरी एल्वुलाई को स्टिमुलेट कर देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ताकि मिल्क बनना शुरू हो जाए। तो देखो वही लिखा है, इट ऑल्सो एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई एंड मिल्क सिक्रीशन थ्रू मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. चलिए चलिए, अगला हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर देता है,
डायलेट कर देता है, चौड़ा कर Increase. देता है। इंक्रीज नहीं कहते, डायलेट बोलते हैं, यानी कि वाइड कर देता है, चौड़ा कर देता है, ताकि इजी टू चाइल्ड बर्थ, इजिली चाइल्ड बर्थ हो जाए। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे रिलीज होता है? Corpus luteum. Corpus luteum. luteum. और हाँ, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एंड हो जाता है प्रेगनेंसी का, उस समय कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के अंदर जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं और सर्विक्स है, उनको क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है, ताकि वो रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स होकर फैल जाए, जिसकी वजह से बच्चा इजिली बर्थ कर जाए। नई बात समझ में आई? Yes, sir. तो देखो लिखा है, Yes. it secrete by corpus luteum which is temporary endocrine gland at the end of pregnancy. Relaxin help in relaxation of pelvic ligaments and cervix during childbirth. क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, ये बच्चों मैंने एक चार्ट बनवा दिया था, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये पढ़ लेना, आपको जरूरत नहीं है इसकी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अगली ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? पेनक्रियाज। अगली ग्लैंड का नाम बताओ क्या है? Pancreas. Pancreas. चलिए पेनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, पेनक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड है, जिसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो मिक्स ग्लैंड है, इसका मतलब इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। तो जो उसका तो पेनक्रियाज का जो आउटर पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और वो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फंक्शन पार्ट करता है अपना। और पेनक्रियाज के इनर साइड में प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन पार्ट, जिसको हम नाम देते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? Islet of Langerhans. Isolate of Langerhans. हाँ, और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है एंडोक्राइन जो पार्ट है, इसमें 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती हैं बेटा, एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, और ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? Hyperglycemia. Hyperglycemia. इसीलिए ग्लूकागोन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। क्लियर है? Yes, sir. sir. सेकंड सेल्स का नाम है Yes, sir. बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स जो होती हैं बेटा, ये रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो ग्लूकागोन के अपोजिट होता है, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक इन एक्शन होती है। क्लियर? तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकागोन तो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा था, इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कर देगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा। इसीलिए इंसुलिन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड सेल्स का नाम जो है वो है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है सोमेटोस्टाटिन हार्मोन। ये सोमेटोस्टाटिन हार्मोन क्या करता है? अल्फा और बीटा सेल से जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, वरना तो वो रिलीज ही होते रहेंगे। नई बात Yes. समझ में? Yes. ठीक है, तो देखो ये लिखा है, it is heterocrine or mixed gland. It has a 2 parts, outer exocrine part which secrete pancreatic juice, inner part endocrine part called isolate of Langerhans, which have 3 type of cells, alpha cells, beta cells and delta cells. Alpha cells secrete glucagon hormone which increase sugar level in blood, so called hyperglycemic hormone. Beta cell, it secrete insulin hormone which decrease sugar level in blood, so called hypoglycemic hormone. Delta cells, it secretes somatostatin which suppress the insulin and glucagon hormone secretion. समझ में आ गया सब? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक बताओ, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए बॉडी के अंदर, यानी कि वो कम अमाउंट में रिलीज हो, तो बेटा ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सब बढ़ जाएगा। बढ़ेगा. बढ़ जाएगा। क्लियर? तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो वो लिखा है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड, यहाँ पे लेवल की जगह ब्लड कर लेना, बच्चे ने गलती से लिख लिया, इन ब्लड, सो कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके की डायबिटीज मेलाइटस होती है। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस।
ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो मेलाइटस होती है बेटा, ये क्यों होती है? ये दो वजह से होती है। इट इज कॉज ड्यू टू डीजनरेट बीटा सेल्स और डिफेक्टिव जीन्स। अगर बॉडी के अंदर डिफेक्टिव जीन्स हैं तो इंसुलिन नहीं बनेगा, या फिर बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाए किसी वजह से तब भी इंसुलिन बने नहीं बनेगा। तो इन दोनों की वजह से होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफेक्टिव रिसेप्टर्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके डिफेक्टिव होने की वजह से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। यानी कि इंसुलिन तो अच्छा बन रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन इंसुलिन हार्मोन जो है वो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो उनसे जुड़ ही नहीं पाएगा। तो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? फंक्शन तो रिसेप्टर की हेल्प से करता है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए चलिए अब कुछ लोकल हार्मोन्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। जैसे लीवर से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन। याद करो, मैंने किडनी के अंदर आपको रास मैकेनिज्म पढ़ाई थी। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो रास मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिनोजन बताया था, तो वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था? इंक्रीज। इंक्रीज। तो वही लिखा है विच हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विच हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। सेकंड है हार्ट। हार्ट से याद करो, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के एट्रिया से, एट्रियल वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है या एक फैक्टर रिलीज होता है जिसका नाम है ANF, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, बताया था। यस सर। और Yes, मैंने कहा sir. था ये रास मैकेनिज्म के अपोजिट काम करता है। ठीक है, रास मैकेनिज्म के रास की वजह से या एंजियोटेंसिनोजन की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ता है, जबकि ANF उसको अपोज करता है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, यानी कि वैसो डायलेटर होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो हो जाता है। देखो लिखा है विच डिक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलिए चलिए अगला है किडनी। बेटा किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाती है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से कौन सी कंडीशन बन जाती है? हाइपोक्सिया हो जाता है। और हाइपोक्सिया की वजह से, यानी कि जब ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी जो किडनी की सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और किडनी की सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। और ये हार्मोन ब्लड की हेल्प से पहुंचता है कहां पर? बोन मैरो के पास पहुंचता है, और बोन मैरो के अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस करा देता है। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनका जो ब्लड के अंदर आरबीसी का नंबर है वो ज्यादा रहता है। नहीं बात समझ में? यस सर। Yes, तो sir. लिखा है इट सेक्रीट एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच प्रमोट एरिथ्रोपोइसिस। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चलिए अगला है GIT। GIT की फुल फॉर्म कौन बच्चा बता रहा है? जल्दी से बताएं। GIT की फुल फॉर्म? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अगर नहीं पता है तो लिखते जाओ, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो GIT के सारे हार्मोन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुका हूं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसका यस सर। जिक्र किया है। 3 हार्मोन का जिक्र किया है, एक तो गैस्ट्रिन हार्मोन का, एक एंटीरोगेस्ट्रॉन का जिसको GIP भी कहते हैं, और एक सेक्रेटिन का। गैस्ट्रिन हार्मोन को याद करो, कौन बच्चा बता रहा है गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है और क्या फंक्शन है इसका? सर गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन है ये। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? स्टमक से। Duodenum. ड्यूोडेनम से, वेरी गुड। और दूसरा? सर स्टमक। स्टोमक के किस पार्ट से? अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात बॉडी। नो, मैं छोटी सी बात कर दूं, आपको बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग? फंडस सर। बुरा तो नहीं मानोगे? पहले बताओ। No, sir. तभी No. तभी तभी कहूंगा। पक्का? पक्का। आप क्या बनने जा रहे हो? Doctor. अरे बोलो, अपने मुंह से नाम बोलो सब लोग, क्या बनने जा रहे हो? Doctor. डॉक्टर। अब अपने मन से पूछो
क्या हमारी मेहनत वास्तव में डॉक्टर लायक कर रहे हैं हम, या हम टाइम पास कर रहे हैं? नो सर। अपनी आत्मा से पूछना बेटा, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। हम दुनिया से झूठ छिपा सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तब हम अपनी आत्मा से जानते हैं कि हमने क्या गलत काम किया है और क्या सही काम किया है। आप अपनी आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकते। अकेले में इंसान अकेला नहीं रहता, वो अपनी आत्मा से बात करता है, और आत्मा को सब पता रहता है। और आत्मा क्या है? भगवान। आत्मा भगवान है, गॉड। तुम अकेले में अपनी आत्मा से जानते हो कि जो मेहनत है हम कितनी कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये भी तुम्हारी आत्मा को पता है। तैयारी उसे कहते हैं जिसने जो चीज पढ़ ली उसको हमेशा याद रखो। तैयारी उसको कहते हैं जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। तैयारी उसको नहीं कहते कि बस सिलेबस कंप्लीट कर लिया और बस बल्ले बल्ले कर दिया, सबके सामने शोर मचा दिया, हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, नंबर कुछ नहीं आ रहे क्योंकि वो याद ही नहीं है, उसको तैयारी नहीं कहते। तैयारी उसको बोलते हैं आपने 50% पढ़ा तो 50% आपको याद होना चाहिए, उसे तैयारी कहते हैं। आप बताओ विकास सर गलत हो तो कह दो मेरे मुंह के ऊपर कि हाँ विकास सर आप गलत बोल रहे हो, हमें तो आपकी बात बुरी लग गई, कह दो। नो सर। अगर मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ, मैं आपको बुरा कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेटा मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कह दो विकास सर आप गलत हो, और आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, और हमें हमें हर्ट मत करो, हमें जो है आ, इस तरीके से मत कहो। कह दो मुझे, कोई बच्चा कह सकता है तो कह दो, अगर बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानूंगा। और अगर वास्तव में आपको लग रहा है ऐसा कि वास्तव में विकास सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, तो बेटा अभी अभी भी वक्त है। ये कहता हूं जिंदगी में जब भी समझ आ जाए बस उसी पल वो सोच लेना कि वही वक्त स्टार्ट हो गया, हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट। मेरे को अगर आज भी किसी चीज का एहसास होता है ना, तो मैं एकदम से सोचता हूँ कि आज से मेरी नई जर्नी स्टार्ट है और मुझे कुछ नया करना है। क्योंकि इंसान की उम्मीद, इंसान का दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, यही इंसान को आगे बढ़ाता है। ठीक है ना? सिलेबस कंप्लीट करना टास्क नहीं था हमारा बेटा, हमें कितना आता है, कितना सीखा, कितना याद रखा, वो टास्क था। आप उस टास्क को भूल गए। सिलेक्शन उससे होगा, उससे नहीं होगा कि सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस तो जब क्रैश बैच पढ़ते हैं ना 25 दिन का, उसमें भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब आप अपने आप से पूछो सिलेबस कंप्लीट करना टास्क था क्या? नो सर। आप मेरे नो पढ़ाने का, सर। आपने मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं देखा। मैं आपको कोई भी टॉपिक ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको रटाता नहीं हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, और चीजों को धीरे धीरे लेयर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूँ, लेयर बनाता हूँ एक के ऊपर एक, धीरे धीरे करके। हर चैप्टर मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया है, लेकिन अगर उस प्यार से आप उस चीज को याद नहीं करोगे ना, तो वो उस चैप्टर की बेइज्जती है, टीचर की बेइज्जती है, और फिर रिजल्ट भी सोच लो कैसा हो जाएगा। ये मत सोचो कि टीचर से मेहनत करानी है, ये सोचो जितनी टीचर मेहनत कर रहा है उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत हमें खुद करनी है। क्योंकि टीचर का काम पढ़ाने का और डाउट बताने का है, बाकी सारा काम तुम्हारा है, क्योंकि करियर तुम्हारा है। इस चीज को अगर आज नहीं समझोगे तो नीट एग्जाम देने के बाद समझोगे, लेकिन समझोगे जरूर, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं है कि तुम सिलेक्शन नहीं निकाल सकते, लेकिन दिक्कत यह है कि सिलेक्शन निकालने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा रिवीजन करो, पुराना रिवाइज करो और नया याद करो। बात को समझ रहे हो? यस। यस। ठीक है। यस सर। अब तुम्हें घबराहट हो गई होगी, तुम रोने लगे होंगे, नहीं। हाय नो हाय हमें क्या क्या कह दिया सर। है। नहीं। तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक बात अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं तुमसे 1 मिनट की बात और करूंगा। मुझे मुझे भगवान कसम मुझे ये लगता है कि मुझे भगवान छोटा कर दे, और छोटा करके मुझे तुम्हारे बीच में बैठा दे, और नीट की तैयारी करने बिल्कुल मुझे सब कुछ भुला दे। ठीक है? और फिर से मैं एक बच्चा बन के फिर से मैं एक नीट की तैयारी स्टार्ट कर दूं, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम सबको पछाड़ दूंगा, तुम सबको मैं पीछे कर दूंगा नीट में, और रैंक निकाल के आगे निकल जाऊंगा। सब मुझे भूल भी जाऊंगा ना फिर भी मैं, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि नीट से आसान एग्जाम इस धरती पे कोई नहीं है। जो समझ गया वो डॉक्टर बन गया।
बात को समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क लाओ, यस सर। स्मार्ट वर्क लाओ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो बेटा रिक्शा वाला करता है, शरीर की मेहनत, लेकिन वो सुबह से सर शाम तक 400-500 कमाता है। हाँ, सर आपने बताया ही नहीं कैसे करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क अभी मैं मेकअप के लिए बोलता हूँ तुम्हें, देखो कहते हैं स्मार्टली 1 मिनट में तैयार हो जाओगे। देखो गर्ल्स की बात करता हूँ, गर्ल्स को अगर तुम कह दो 1 घंटे में तैयार होना है तो 1 घंटे में तैयार होंगे, अगर उनसे कह दो 1 मिनट में तैयार, तो 1 मिनट में भी तैयार होना जानते हैं। ठीक है, जो 1 मिनट में तुम 1 घंटे का काम कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। पढ़ाई भी ऐसी है, आप एक टॉपिक को 1 घंटे तक याद करते हो, 1 घंटे तक जब तुमने याद करा तो सेकंड टाइम उसको 1 मिनट लगना चाहिए रिवाइज करने में, यानी कि उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। इस पे हम कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस दिन हम रखेंगे स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, कि स्मार्ट क्लासेस होती किस तरीके से, उस दिन स्मार्ट क्लास का नाम रखेंगे और तुम्हें बताएंगे कि स्मार्ट वर्क होता कैसे है। सर जल्दी हाँ, रखना सर, इस क्लास को समय निकल जाएगा सर वरना। तब तक तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। समय नहीं निकलेगा, मैं यही हूँ, कुछ नहीं निकलेगा, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। ठीक है, नीट का एग्जाम होगा कुछ नहीं होगा, समय नहीं निकलेगा। मैडम हम अभी इसको यूज कर लेते हैं ना, फिर अभी इस टाइम में यूज कर लेते हैं उससे, आप जो बताते हैं। बताया तो, मेकअप का बता तो दिया, 1 घंटे में मेकअप कर लो, 1 मिनट में मेकअप कर लो, तो जो 1 मिनट में मेकअप किया वो हाँ यस सर, अच्छे से कर दो। चलो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे, फिलहाल अभी क्लास करते हैं, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपना टाइम बताना बचाना है और कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, बेटा वक्त अब है, अभी चूंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है, तो अभी आप सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ एक ही प्रायोरिटी बनाओ, स्टडी। ठीक है, यस सर। चलिए। तो जीआईटी हार्मोन में सबसे पहले गैस्ट्रिन हार्मोन है, एंटीरोगेस्ट्रोन है, और थर्ड हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन। बेटा जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक से रिलीज होता है, और स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनको, देखो इसका फंक्शन लिखा है, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। क्लियर। सेकंड हार्मोन का नाम है एंटीरोगेस्ट्रोन या जीआईपी। जीआईपी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी, मैंने लिखवा रखी है डाइजेस्ट सिस्टम में, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या है बेटा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। हाँ, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, नाम से पता लग रहा है, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिशन, यानी कि जब फूड स्टोमक से ड्यूोडेनम में आ जाएगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा एंटीरोगेस्ट्रोन हार्मोन, और एंटीरोगेस्ट्रोन हार्मोन स्टोमक के अंदर जाएगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देगा, और स्टोमक के अंदर जो चर्निंग मूवमेंट हो रही है, चर्निंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी, उसको रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आई नहीं आई? यस तो देखो लिखा है इट इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। क्लियर है सबको? यस 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 सर। अगला है सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होता है, और ये 3 जगह पे जाके काम करता है, एक लीवर में, एक स्टोमक पे एक्ट करता है, एक पेनक्रियास पे करता है। लीवर में ये बाइल जूस सेक्रेट कराता है, स्टोमक में ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करने का काम करता है, और पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कराता है। और मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटिन की वजह से जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसमें क्या होते हैं, मोर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, और पेनक्रियोजाइमिन की वजह से जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस में मोर एंजाइम्स होते हैं। याद करो, बताया था। यस सर। यस सर। क्लियर। चलिए, अगला आता है सिनर्जिक हार्मोन। व्हाट इज सिनर्जिक हार्मोन? जब बेटा एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट एक से ज्यादा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन हार्मोन को कहा जाता है सिनर्जिक हार्मोन। यानी कि उनमें से एक भी हार्मोन अगर अब्सेंट हो गया तो फंक्शन कंप्लीटली कंप्लीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बोलो। यस देखो लिखा है
व्हेन मोर देन वन हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये तीनों हार्मोन जो है एक दूसरे के सिनर्जिक हार्मोन है, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से, ये एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मेमोरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है उसका ये डेवलपमेंट करता है, उसके साइज को बढ़ाने का काम करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करता है एंड सिक्रीशन करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क का इजेक्शन करता है। यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी हार्मोन अब्सेंट हो गया तो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये हार्मोन तीनों क्या हो गए, सिनर्जिक हार्मोन। क्लियर है? Yes. अगला आता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटा का मतलब अपोजिट, यानी कि वो हार्मोन जो एक दूसरे से फंक्शन में अपोजिट काम करते हैं। दोज हार्मोन विच आर अपोजिट इन फंक्शन, जैसे एग्जांपल है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन शुगर लेवल को डिक्रीज करता है और ग्लूकागॉन शुगर लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। याद आया? यस। हाँ। सेकेंड हार्मोन है कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुआ था, ये कैल्शियम को कम करता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, और पैराथार्मोन क्या करता है, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया सबको? तो एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया आपका, सिर्फ एक टॉपिक रह गया, हार्मोन एक्शन। बताओ इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, हार्मोन एक्शन के नोट्स दे रखे हैं मैंने आप लोगों को? No, sir. नोट्स तो दे रखे थे ना, ये नोट्स तो दे रखे थे ना आपको? Yes. अच्छा, हार्मोन एक्शन के भी नोट्स मैंने शायद दे रखे हैं आप लोगों को। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, जैसे एडिनिलीन हार्मोन है, नॉर एडिनिलीन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। तो अमाइनो एसिड और प्रोटीन के बने हार्मोन्स जो होते हैं वाटर सोल्युबल हार्मोन होते हैं, और इन दोनों हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स काम करते हैं उन रिसेप्टर्स का नाम है एक्सटीरो रिसेप्टर। कौन से काम करते हैं वाटर सोल्युबल हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स? एक्सटीरो रिसेप्टर्स। और एक्सटीरो मतलब एक्सटर्नल, यानी कि कहाँ मिलेंगे, ये सेल के सरफेस से मिलेंगे, यानी कि प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे मिलेंगे एक्सटीरो रिसेप्टर्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। सेकंड टाइप जो हार्मोन होते हैं, दिस इज कॉल्ड लिपिड सोल्युबल हार्मोन। लिपिड सोल्युबल हार्मोन जो होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं थायरोआइडो डेरिवेटिव हार्मोन, थायरोआइडो मतलब जिसमें आयोडीन यूज हुआ है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन। और सेकंड होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जैसे जितने भी सेक्स हार्मोन है सारे स्टीरॉयड हैं, जैसे लाइक प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी स्टीरॉयड हार्मोन है, मैंने वहां लिखा था, जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। क्लियर? तो जितने भी थायरोआइडो डेरिवेटिव हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन्स क्या है बेटा, ये सारे के सारे हार्मोन लिपिड सोल्युबल हार्मोन है। और इनके लिए जो रिसेप्टर्स काम करते हैं उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं इंटीरो रिसेप्टर। इंटीरो मतलब इंटरनल रिसेप्टर, यानी कि ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होंगे, सेल ऑर्गेनील्स के ऊपर। नई बात समझ में? Yes. सर। हाँ, प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हार्मोन एक्शन बता रहा हूँ वाटर सोल्युबल हार्मोन का, और उसके बाद में लिपिड सोल्युबल हार्मोन का बताऊंगा। ठीक है। तो देखो, हार्मोन एक्शन ऑफ वाटर सोल्युबल हार्मोन, और वाटर सोल्युबल हार्मोन में दो तरीके के हार्मोन आते हैं, प्रोटीन हार्मोन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। क्लियर है? और इनके लिए एक रिसेप्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरो रिसेप्टर, जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। क्लियर? तो देखो होता क्या है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन का सरफेस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पे ये क्या है बेटा, ये है रिसेप्टर्स। क्या है ये? रिसेप्टर्स। ठीक है। तो इन रिसेप्टर्स पे क्या होगा, अब मैं एक वाटर सोल्युबल हार्मोन ले लेता हूं, जैसे एडिनिलीन। तो एडिनिलीन हार्मोन कब रिलीज होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है। और आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि एडिनिलीन जब रिलीज होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारी इमरजेंसी के में काम करता है। तो उस समय हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। अगर आपके पीछे कुत्ता कोई छोड़ दे तो आप तेज से भागोगे ना, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। तो यानी कि एडिनिलीन का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को इंक्रीज करना। तो ये ग्लूकोज कैसे रिलीज कराता है, उस चीज को देखिए। अब क्या होता है, जो एडिनिलीन हमने हार्मोन ले लिया, तो कोई भी जो हार्मोन पार्टिसिपेट करता है, तो हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर का काम करता है। किसका काम करता है? मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर। हाँ। तो जैसे हाँ, तो एडिनिलीन हार्मोन आया और वो रिसेप्टर्स ही है, ये रिसेप्टर्स आके जुड़ गया और उसने बना दिया एडिनिलीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया?
रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हाँ, एडिनेलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते ही क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जी प्रोटीन था, शुरुआत में जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसकी अल्फा बीटा गामा यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही एडिनिलिन हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा और एडिनिलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जी प्रोटीन से अल्फा यूनिट सेपरेट हो जाएगी और जी प्रोटीन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाएगा? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। हाँ, और ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा और साइक्लिक एएमपी जो होता है यहाँ पे सेकंड मैसेंजर का काम करता है। और ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है उसकी इनएक्टिव फॉर्म को प्रोटीन काइनेज की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर प्रोटीन काइनेज की एक्टिव फॉर्म फॉस्फोराइलेज काइनेज की इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज की एक्टिव फॉर्म ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की इनएक्टिव फॉर्म को ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा और फिर ये ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो चूंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसीलिए इसको कहा जाता है कास्केड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इस मैकेनिज्म को? कास्केड मैकेनिज्म। यानी कि इसमें से अगर कोई भी स्टेप इनकम्प्लीट हो जाए तो ये पूरी प्रोसेस नहीं होगी। जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलिए अगला है बेटा हार्मोन एक्शन ऑफ लिपिड सोल्युबल हार्मोन। और लिपिड सोल्युबल हार्मोन के लिए कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं, जल्दी बताओ। इंटीरो रिसेप्टर्स। इंटीरो रिसेप्टर्स, इंटीरो रिसेप्टर्स। अब देखो ये क्या होता है किस तरीके से, देखो जैसे बेटा ये एक सेल है, तो सेल की ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और सेल मेम्ब्रेन और बीच में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन। सही है, बोलो हाँ या ना? यस। और यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये है रिसेप्टर। क्या है, रिसेप्टर। तो बेटा जो लिपिड सोल्युबल हार्मोन होते हैं, लिपिड सोल्युबल हार्मोन के लिए मैंने आपको बताए थे रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, इंटीरो रिसेप्टर। इंटीरो रिसेप्टर यानी कि इनसाइड द सेल होंगे। तो जैसे मैंने एक लिपिड सोल्युबल हार्मोन ले लिया, सपोज टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। नहीं बात समझ में आई? जबकि वाटर सोल्युबल जो हार्मोन था वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे आके चिपका था। अरे बोलो यस सर। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल। 3 हार्मोन आपको वाटर सोल्युबल दे देंगे, 1 लिपिड दे देंगे, तो लिपिड वाला ही तो एंटर कर सकता है। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही लिपिड सोल्युबल हार्मोन डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल, सेल के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद न्यूक्लियस में एंटर करेगा। न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएगा हार्मोन और बना देगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेगा? हाँ। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके सरफेस पे बना, क्रोमोसोम पे, है ना? यस बोलो। सर। यस सर। तो ये, और क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, जीन। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जीन एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जब जीन एक्सप्रेशन बदल जाएगा तो उसकी वजह से डीएनए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज। और जब डीएनए चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो मैसेंजर आरएनए का भी वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाएगा
किसमें, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और फिर राइबोसोम्स को यूज करेगा और राइबोसोम्स के ऊपर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन क्या हो जाएंगी, चेंज। तो इस तरीके से ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अरे बोलो, हार्ड लग रहा है क्या? नो No, सर। sir. आसान लग रहा है ना बहुत? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैंने स्टेप में लिखवा दी है कि टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल, बाइंड विद रिसेप्टर्स ऑन द क्रोमोसोम, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, डीएनए चेंज, चेंज इन मैसेंजर आरएनए, फिर वो साइटोसोल में आ जाता है, यूज्ड राइबोसोम एंड चेंज प्रोटीन। क्लियर सबको? Yes, sir. चैप्टर फिनिश। बताओ, आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत मजे में, बढ़िया मजा आया पढ़ने में? समझ में आया सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, और आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो गई। अब एक नई यूनिट